Hello everyone, welcome to my UPSC. UPHESC असिस्टेंट प्रोफेसर की रेगुलर प्रिपरेशन करवा रहे हैं और करंट अफेयर्स है उसका अभी आपके जून जुलाई तक का है जो कंप्लीट करवा दिया है। जिन्होंने टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर रखी है उनको पीडीएफ भी मिल गया होगा। आप अपना ईमेल चेक कीजिए, आपको पीडीएफ सेंड कर दिया है। आप जब ज्वाइन करते हैं उसी के साथ भेज दिया जाता है। अगर आप व्हाट्सएप वगैरह पे कोर्स ले रहे हैं तो भी आपको मिल गया होगा, अदरवाइज़ कोई रह भी गया है तो आप मैसेज करके ले लीजिए। और जिन्होंने टेस्ट सीरीज ज्वाइन नहीं की है वो टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लीजिए, अभी भी टाइम है आपके पास। आपकी खुद से तैयारी करते हैं उसमें देखिए, ऐसा नहीं है कि खुद से तैयारी करके एग्ज़ाम क्लियर नहीं होता है, लेकिन टेस्ट सीरीज से क्या होगा कि आपकी कॉन्टिन्यूटी रेगुलरिटी बनी रहेगी और आपका प्रैक्टिस होती रहेगी और आपको पता रहेगा आपका वीक एरियाज कहाँ हैं और किस तरीके के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो ये 100% बेनिफिटेड है। यूपीएचईएससी अब ये जो करंट अफेयर है ये ना सिर्फ यूपीएचईएससी बल्कि करंट अफेयर्स अब ये जो जीआईसी का एग्ज़ाम भी आने वाला है उसके लिए भी इम्पोर्टेंट है। जो अभी एलटी ग्रेड का भी आया है कि उसकी वैकेंसी आ रही है उसके लिए भी ये इम्पोर्टेंट है। आपके माइंड में ये रहता है कि कौन सा क्वेश्चन ये हमारे एग्ज़ाम से रिलेटेड, कैसे करंट अफेयर्स क्या इंपॉर्टेंट है। देखिए, कोई सा भी टॉपिक हो करंट अफेयर्स का सभी एग्ज़ाम के लिए उतना ही इम्पोर्टेंट होता है। फ़र्क सिर्फ ये रहता है कि आपके एग्ज़ाम का लेवल क्या है। कोई क्वेश्चन सिविल सर्विसेज के लेवल का रहता है और कोई आपके यूपीएचईएससी या एलटी ग्रेड का रहता है। आपके एग्ज़ाम के लेवल पे डिपेंड करता है। अदरवाइज करंट अफेयर्स के सारे टॉपिक सभी एग्जाम्स के लिए लगभग यूजफुल रहते हैं। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। टेस्ट सीरीज़ का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। टेस्ट सीरीज ज्वाइन करते हैं तो ये सारे टॉपिक्स का पीडीएफ वगैरह आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में मिल जाएगा। कॉन्टैक्ट डिटेल अवेलेबल है, आप कॉन्टैक्ट कर लीजिए अगर कोई इशू है, कोई क्वेरी है तो, कोई डाउट है तो। बाकी टेस्ट सीरीज जरूर ज्वाइन करें। लेट्स बिगिन। स्वच्छ सर्वेक्षण 2022, ये अभी स्वच्छता का जो सर्वेक्षण है 2022 ये जारी किया गया है। अब आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड बात करेंगे। यूपीएचईएससी या जीआईसी या इन एग्ज़ाम्स में किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। जो स्वच्छ सर्वेक्षण है ये कौन जारी करता है, इसको जो आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय है वो इसको जारी करते हैं। ये एक चीज़ आपको ध्यान में रहना चाहिए। इसकी पहल या इसकी शुरुआत कब की गई? 2016 में इसकी शुरुआत की गई थी। अब कितने मापदंडों के आधार पे इसका मूल्यांकन किया जाता है? इसमें 3 मापदंड है। कौन से हैं 3? एक है सेवा स्तर की प्रगति क्या है, दूसरा सर्टिफिकेशन प्रमाणन क्या है और तीसरा वॉइस ऑफ सिटीजन, नागरिकों की आवाज़ क्या है। तो सर्विस, सिटीजन और सर्टिफिकेट, ये 3 इसमें बेस पे इसमें कुल टोटल 7500 इसमें मार्क्स होते हैं, अंक, जिनमें 3000 जो मार्क्स हैं वो सर्विस के हैं, 2250 जो मार्क्स हैं वो इसमें सर्टिफिकेशन के हैं और बाकी 2250 मार्क्स ही है जो वहाँ के लोकल जो सिटीजन है वो क्या कहते हैं आपके इसके बारे में उनके है। 2022 में किसने टॉप किया है? 2022 में 1 लाख से आबादी की शहरों की बात करें तो उसको टॉप किया है इंदौर ने, और इंदौर अब 7 स्टार कचरा मुक्त शहर बन गया है। इंदौर ने इसको पहली रैंक आई है, इसमें 7 स्टार बन गया है। इंदौर अकेला है जो 7 स्टार है, बाकी सब 5 स्टार है। इसमें अगर क्वेश्चन पूछा जाता है 1 लाख से अधिक की आबादी में सूचीबद्ध करना है तो इंदौर के बाद आता है सूरत और सूरत के बाद आता है नवी मुंबई। ये 3 सिटी आपको ध्यान में रखनी। एक और क्वेश्चन जो पूछा जा सकता है इसमें 1 लाख से कम आबादी वाले शहरों में सबसे ऊपर कौन सा है? 1 लाख से कम आबादी के शहरों में अगर टॉप किया है वो पंचगनी इस शहर ने किया है। और ये पंचगनी कहाँ पे है? महाराष्ट्र में है। इसको मैप में जरूर देखिएगा आप। इसके बाद छत्तीसगढ़ का जो पाटन है या महाराष्ट्र का जो करड़ है उसने किया। अब गंगा के शहरों वाली बात करें तो 1 लाख से कम आबादी वाले
जो शहर है, गंगा के शहर बोला जाता है इनको, गंगा किनारे वाले, तो उनमें बिजनौर ने टॉप किया है। गंगा के शहरों की बात करें तो बिजनौर ने टॉप किया है। बिजनौर के बाद है जो कन्नौज है और गढ़मुक्तेश्वर है। इसके अलावा सर्वश्रेष्ठ शहर का पुरस्कार सफाई मित्र सुरक्षा में किसको मिला है? सफाई मित्र सुरक्षा में जो सर्वश्रेष्ठ सिटी है उसका अवार्ड मिला है तिरुपति को। और जो फास्ट मूवर सिटी है, जो जल्दी से मूव कर रहे हैं, फास्ट मूविंग सिटी है, उसमें कर्नाटक का जो शिवमोगा है उसको मिला है। राज्यों की बात करें तो इसमें मध्य प्रदेश के बाद है जो छत्तीसगढ़ एंड देन महाराष्ट्र, ये टॉप 3 है। और जो जिनमें 100 से कम यूएलबी है, यूएलबी जो अर्बन लोकल बॉडीज है, यूएलबी शहरी स्थानीय निकाय जो 100 से कम है, उन राज्यों की बात करें तो उनमें त्रिपुरा ने टॉप किया है। ये इससे बाहर अब आपके कोई क्वेश्चन किसी भी एग्जाम में कुछ भी लेवल हो आपसे नहीं पूछा जाएगा। मतदाता जंक्शन रेडियो श्रृंखलाएं लॉन्च की है अभी। अब इसमें जो क्वेश्चन बनता है, मतदाता जंक्शन किसने लॉन्च किया है, किसने शुभारंभ किया? इसका शुभारंभ किया है सीईसी ने। और सीईसी कौन है अभी? राजीव कुमार, चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया, भारत के जो मुख्य चुनाव आयुक्त है राजीव कुमार, उन्होंने ये शुरू किया। दूसरा क्वेश्चन जो पूछा जा सकता है इससे कि जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है उसने किसके साथ मिलके और ये मतदाता जागरूक कार्यक्रम चलाया है जिसका नाम है मतदाता जंक्शन। ये ऑल इंडिया रेडियो के साथ मिलके और भारत का जो चुनाव आयोग है उसने शुरू किया है। ये कब शुरू होगा? इसका पहला जो एपिसोड है मतदाता पंजीकरण का, ये 7 अक्टूबर से शुरू होगा। और इस कार्यक्रम का 7 अक्टूबर से शुरू होगा और इसका जो टेलीकास्ट है वो आपको यूट्यूब, ट्विटर या आपका जो फेसबुक वगैरह या इन पे न्यूज़ ऑन AIR इन पे भी देखने को मिलेगा। स्वदेश विकसित LCH हेलीकॉप्टर की बात कर रहे हैं, ये क्वेश्चन पूछा जाएगा एग्जाम में। इसका पहले तो नाम क्या है? जो वायुसेना में ये लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर हैं, ये विकसित किए हैं, इसका नाम क्या है? ये प्रचंड नाम है, आपको ध्यान रखना है, प्रचंड। ये पहला स्वदेशी विकसित है और ये बहुउद्देशीय है और हल्के हैं, लाइट और लड़ाकू हेलीकॉप्टर हैं। इनको भारतीय वायुसेना में शामिल किया है। अभी 15 हेलीकॉप्टर हैं जिनमें से 10 तो एयरफोर्स में और बाकी को है जो भारतीय सेना के लिए है। कौन सी यूनिट में शामिल किया है? ये 143 यूनिट है, इसमें शामिल किया गया है। किसने इसको डेवलप किया है, किसने बनाया है इसको? तो जो इसका डिज़ाइन और डेवलपमेंट है वो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL ने किया है। ये आपको ध्यान में रखना है। आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, उससे सपोर्ट रहता है और ये आपको टाइमली नोटिफिकेशन भी मिल जाता है। भारत सरकार ने UR 2.0 योजना लॉन्च की है। ये UR 2.0 क्या है? पहली बात ये भारत सरकार ने लॉन्च की है। दूसरा ये है यंग अपकमिंग एंड वर्सटाइल ऑथर्स, यंग अपकमिंग वर्सटाइल ऑथर, ये इसकी फुल फॉर्म है। इसका ये दूसरा एडिशन है, दूसरा संस्करण है। ये केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय जो है उसने लॉन्च की है। किसने? केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने। इसमें जो भी 30 साल से कम के युवा हैं या नए ऑथर्स हैं वो इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। इसका शुरुआत कब किया गया था? इसका जो युवा ये योजना है इसको शुरुआत किया था ये 2021 में, पहला एडिशन इसका मई 2021 में।
और इसको किसने लागू किया है? नेशनल जो बुक ट्रस्ट है उसने इसको, उसके द्वारा ये लागू किया गया जा रहा है। इसमें जो राइट बुक वगैरह लिखेंगे उनको बुक का 10% रॉयल्टी मिलेगी। और ये एक भारत श्रेष्ठ भारत को बढ़ाने के लिए ये किया गया है, टोटल 22 लैंग्वेज में। इसमें 50,000 रुपये की भी 6 महीने तक छात्रवृत्ति दी जाएगी। आर वेंकटरमणि भारत के नए अटॉर्नी जनरल बन गए हैं। ये क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जाएगा, अगर आएगा क्वेश्चन तो एग्जाम में आपको ध्यान में रखना है। इनके पास 42 इयर्स का एक्सपीरियंस है। ये तमिलनाडु बार काउंसिल से बिलोंग करते हैं और इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस की है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। 2001 में जो जिनेवा कन्वेंशन में इन्होंने संयुक्त राष्ट्र में भी इनको आमंत्रित किया गया था। और अब जो के वेणुगोपाल है उनकी जगह ये भारत के नए अटॉर्नी जनरल बने हैं। इनका नाम जरूर ध्यान रखिएगा आप। अटॉर्नी जनरल का क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। अगर ये डायरेक्ट करंट अफेयर से नहीं पूछा जाता है कि भारत के अभी महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल कौन है, तो पूछ लिया जाएगा कि इनकी जो नियुक्ति होती है, अपॉइंटमेंट, वो कॉन्स्टिट्यूशन के किस आर्टिकल के अकॉर्डिंग होती है। वो है आर्टिकल 76। कौन करता है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, राष्ट्रपति इनकी अपॉइंटमेंट करते हैं। और ये भारत के सर्वोच्च कानून अधिकारी है, हाईएस्ट लॉ ऑफिसर हैं ये भारत के सर्वोच्च कानून अधिकारी। क्वेश्चन पूछा गया कई बार एग्जाम्स में। इनको राष्ट्रपति कभी भी हटा सकते हैं, जब तक राष्ट्रपति चाहते हैं, जब तक ये पद पे रहते हैं। वंदे भारत 2.0 लॉन्च किया गया है। वंदे भारत ये कहाँ से लॉन्च किया है? क्वेश्चन अगर आएगा तो ये गांधीनगर से मुंबई। वंदे भारत गांधीनगर टू मुंबई, गांधीनगर गुजरात से और मुंबई, ये इसका दूसरा संस्करण लॉन्च किया गया है। जो पहला था, अभी वर्तमान में देखिए कितनी वंदे भारत हैं? 2 वंदे भारत ट्रेन है अभी। एक कहाँ से कहाँ तक है? एक है न्यू दिल्ली से, और जो प्राइम मिनिस्टर का कॉन्स्टिट्यूएंसी है वाराणसी, नई दिल्ली से वाराणसी तक है। और दूसरी है जो दिल्ली से और कटरा तक है, वैष्णो देवी कटरा, ये 2 है। और अब ये शुरू की है गांधीनगर से मुंबई के लिए। पहली वंदे भारत जो एक्सप्रेस है ये 2019 में दिल्ली, कानपुर, इलाहाबाद, वाराणसी ये शुरू की थी। और अब अगले 3 साल में गवर्नमेंट का टारगेट है लगभग 400 ट्रेनों को डेवलप करने का। ये इसके बारे में आप और जरूर पढ़िएगा। डीआरडीओ ने ये अभी मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया है। ये जो देख रहे हैं आप VSHO RADS, ये एक्चुअली शॉर्ट फॉर्म है। इसकी फुल फॉर्म है वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम। वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम, ये इसकी फुल फॉर्म है। और ये डीआरडीओ ने अभी बहुत शॉर्ट रेंज की है जो एयर डिफेंस सिस्टम के, ये 2 सफल परीक्षण किए गए हैं। क्वेश्चन आएगा तो यही आएगा कि ये वेरी शॉर्ट रेंज का किसने सफल परीक्षण किया गया है और कहाँ से किया गया है। इसको डीआरडीओ ने हैदराबाद का जो रिसर्च है सेंटर, वहाँ से किया है। लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान अब नए CDS बन गए हैं। इसमें जो पूछा जा सकता है नए CDS कौन है? पहले विपिन रावत थे, दूसरे ये हैं। अब एक तो ये रिटायर्ड हैं, ये सेवानिवृत्त हो गए थे, पूर्वी सेना में ये कमांडर लेफ्टिनेंट रहे हुए हैं। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। ये जो
इसमें भी रहे हुए हैं। जो NSCS है, जो राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद का जो सेक्रेटरीट है, सचिवालय, उसमें भी ये एज ए एडवाइजर रहे हुए हैं। आयुष्मान उत्कृष्टता पुरस्कार, आयुष्मान उत्कृष्टता पुरस्कार है ये आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना है, उसमें जो अच्छा परफॉर्म करते हैं उनको दिया जाता है ये। अभी इसके 4 साल पूरे हुए हैं और ये पुरस्कार अभी दिए गए हैं, आयुष्मान उत्कृष्टता पुरस्कार। अब इसमें कौन है विजेता वो जरूर पढ़ लेते हैं। शीर्ष प्रदर्शन करने वाला राज्य कौन सा है जिसने अच्छा टॉप परफॉर्मर रहा है? आंध्र प्रदेश। राज्यों की बात हो रही है, टॉप परफॉर्मर डिस्ट्रिक्ट कौन सा है? आंध्र प्रदेश का है ये पार्वतीपुरम मान्या। कौन सा? पार्वतीपुरम है आंध्र प्रदेश का, पार्वतीपुरम मान्या। और टॉप परफॉर्मर गवर्नमेंट जो सरकारी एड है, सरकारी सुविधा है, वो कहाँ पे है? ये कर्नाटक में जो धारवाड़ डिस्ट्रिक्ट है हॉस्पिटल है, कर्नाटक का जो धारवाड़ डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है उसमें है। और इसमें जो केंद्र शासित प्रदेशों की बात करते हैं, शीर्ष में कौन से केंद्र शासित प्रदेश हैं? तो चंडीगढ़ एंड जम्मू एंड कश्मीर। PMGKAY ये क्या है? प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना। ये जब से कोविड शुरू हुआ था उस टाइम पे ये शुरू किया गया था कि जो गरीब हैं या जो BPL हैं उनको मुफ्त में चावल गेहूं वगैरह दिया जाएगा, राशन। वो है ये प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना। अब इसको 3 मंथ के लिए और एक्सटेंड कर दिया गया है, दिसंबर तक के लिए एक्सटेंड कर दिया गया है, दिसंबर 2022 के लिए, अक्टूबर से और दिसंबर तक के लिए कर दिया गया है। और अब इसमें 122 लाख या आप कहें 1,22,00,000 मैट्रिक टन इसमें और एक्स्ट्रा लगेगा अब ये 3 महीने में। 2020 में शुरू किया था इसको। भारत सरकार ने जलदूत ऐप लॉन्च किया है। जलदूत ऐप है अभी रिसेंटली, जलदूत ऐप और जलदूत ऐप ई ब्राउज़र, एक तो ये ऐप और इसका ई ब्राउज़र दोनों लॉन्च किए गए हैं। और ये किसने लॉन्च किया है? क्वेश्चन ये इंपॉर्टेंट है। जो पंचायती राज है, पंचायती राज मंत्रालय, उसने लॉन्च किया है ये। इसमें क्या होगा एक्चुअली, जो साल में 2 बार मानसून से पहले और बाद में जो वाटर लेवल है या और भी जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड है या जो डेटा कलेक्शन का काम है, ये सब इसमें किया जाएगा। और ये सब कौन करेगा? इस काम को कौन करेगा? NWIC, राष्ट्रीय जल सूचना विज्ञान केंद्र। और जिनको नहीं पता, ये नेशनल वाटर इंफॉर्मेटिक्स सेंटर क्या है? ये एक केंद्रीय रिपोजिटरी है जो पूरे भारत में जल संसाधन की क्या उपलब्धता है उसके लिए डेटा कलेक्शन करती है। और इसको कब किया गया था? ये एस्टैब्लिश हुई है 2018 में जल शक्ति मंत्रालय के तहत। आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ऑपरेशन मेघ चक्र, ऑपरेशन मेघ चक्र क्या है? ऑपरेशन मेघ चक्र ये मैं पहले टेस्ट में भी करवाया हूँ। CBI ने ये जो बाल यौन शोषण है उससे संबंधित जो सामग्री है उसके लिए ये ऑपरेशन मेघ चक्र शुरू किया है। CSAM आपको ये ध्यान रखना है, चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज मटेरियल, बाल यौन शोषण सामग्री। और पूरे देश में लगभग 56 जगह ये तलाशी की है, सितंबर से शुरू कर दिया था ये। इसमें इंटरपोल की जो सिंगापुर की यूनिट है वो भी शामिल है और CBI इसमें इन्वॉल्व है।
ये आप इसको ध्यान रखिएगा, डायरेक्ट पूछा जाएगा आपसे कि ऑपरेशन मेघ चक्र क्या है। ब्रह्मोस मिसाइलों के लिए रक्षा मंत्रालय ने BAPL के साथ अनुबंध किया है। तो पहले तो इसका BAPL क्या है, ये ब्रह्मोस एरोस्पेस प्राइवेट लिमिटेड है, इसके साथ ये अनुबंध किया है। आपसे जो पूछा जा सकता है एग्जाम में, वो पूछा जा सकता है जो ब्रह्मोस मिसाइल है उसके बारे में। ब्रह्मोस क्या है? दुनिया की सबसे तेज सुपरसोनिक मिसाइल है, सबसे तेज एंटी शिप क्रूज मिसाइल है। यह आपको ध्यान रखना है, ब्रह्मोस के बारे में ये पूछा जा सकता है। और अभी रिसेंटली है जो एक खाली मिसाइल उधर पाकिस्तान साइड भी चली गई थी, मियाँ चन्नू कोई जगह है, अब वो पता नहीं गलती से गई है या इन्होंने टेस्ट किया है कि वो ट्रेस कर पाते हैं या नहीं, क्योंकि ब्रह्मोस की डिमांड पूरी दुनिया में बढ़ गई है। अब कई कंट्रीज भारत से ब्रह्मोस मिसाइल ले रहे हैं। अभी उस टाइम शायद फिजी का था, तो फिजी ने कहा होगा कि टेस्ट करके दिखाइए, तो उधर चला दिया, गलती से चली है। 3 लोगों को इसमें सस्पेंड भी किया बाद में गवर्नमेंट ने। सो ये चर्चा में है। ब्रह्मोस दुनिया की सबसे तेज सुपरसोनिक मिसाइल है और सबसे तेज एंटी शिप क्रूज मिसाइल है। और इसको किसने विकसित किया है? DRDO ने। और DRDO के साथ किसका रहा है इसमें जॉइंट? जो रूस का NPO है, DRDO और रूस का NPO है, इन दोनों ने जॉइंटली इसको डेवलप किया है। इसका नाम है ब्रह्मोस। ये भारत की जो ब्रह्मपुत्र रिवर है और रूस की जो मॉस्कवा रिवर है, ब्रह्मपुत्र एंड रूस की मॉस्कवा, ये वहाँ की होली रिवर है, जैसे अपने गंगा है। इन दोनों के नाम पे इसका ब्रह्मोस का नाम रखा गया है। इसमें MTCR यूज है, मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजाइम। और इसकी जो अभी है 400 किलोमीटर, अब इसको जो आगे इसका एडवांस जो डेवलप किया जा रहा है वो 600 किलोमीटर किया जा रहा है। अंबेडकर सर्किट क्या है? अंबेडकर जो सर्किट है ये AC ट्रेन, स्पेशली भारत सरकार ने का ये प्रस्तावित है अंबेडकर सर्किट। इसको बढ़ाने के लिए विशेष जो AC ट्रेन है उनके उपयोग पे विचार किया जा रहा है। और अभी रिसेंटली जो धर्मशाला में पर्यटन मंत्रियों का जो ये सम्मेलन हुआ था उसमें इस पर चर्चा हुई है। और इसको पहली बार अंबेडकर सर्किट को 2016 में सरकार ने शुरू किया गया था। अब ये चर्चा हो रही है इस पे कि ये इसमें AC ट्रेनों का यूज करने पे इस पे विचार हो रहा है। अभी जो प्रस्तावित अंबेडकर सर्किट हाल ही में लॉन्च किए हैं उनमें कौन कौन से हैं? एक तो रामायण और दूसरा जो है बौद्ध सर्किट, इनके जैसा होगा। और अभी जो अवेलेबल है रामायण, बौद्ध और जो नॉर्थ ईस्ट सर्किट है उनके लिए तो अवेलेबल है। अब ये अंबेडकर सर्किट के लिए जो प्रस्तावित है, इसमें जो मध्य प्रदेश में अंबेडकर का जन्म स्थान था, डॉक्टर BR अंबेडकर का जन्म स्थान मध्य प्रदेश में था, वहाँ से और फिर आगे ये जो उन्होंने दीक्षा ग्रहण की है नागपुर में, जो बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया था बाद में नागपुर, और उसके बाद एक तो अंबेडकर का जन्म हुआ, अंबेडकर ने बौद्ध धर्म ग्रहण किया, और बाद में जहाँ उनका महापरिनिर्वाण भूमि है जिसको कहते हैं निधन हुआ, वो दिल्ली। ये जरूर आप ध्यान में रखिएगा। और जहाँ उनका फ्यूनरल हुआ, अंतिम दाह संस्कार हुआ, वो है चैत्य भूमि बोलते हैं उसको बौद्धिज्म में, वो मुंबई। ये बौद्ध सर्किट है। क्वेश्चन आएगा एग्जाम में, मध्य प्रदेश में उनका जन्म स्थान, देन शिक्षा दीक्षा नागपुर, देन उनका जो निधन हुआ महापरिनिर्वाण वो दिल्ली, और जहाँ उनका फ्यूनरल हुआ अंतिम संस्कार चैत्य भूमि बोलते हैं उसको मुंबई। देखिए बहुत मेहनत लगता है इसमें, इन सब में, तो आप इसको सब्सक्राइब जरूर करके रखिए, उससे मेहनत का लगता है हाँ यूज आ रहा है मेहनत। और सब्सक्राइब नहीं करते और आप देख के चले जाते हैं तो फिर आप अपना भी फंडामेंटल ड्यूटी नहीं कर रहे हैं, और तो करिए अपनी भी ड्यूटी।
इंडिया हाइपरटेंशन कंट्रोल इनिशिएटिव को संयुक्त राष्ट्र पुरस्कार मिला है। अभी रिसेंटली ये सितंबर में ये कहाँ पे हुआ था, हाइपरटेंशन कंट्रोल इनिशिएटिव न्यूयॉर्क में। एक तो ये ध्यान रखना आपको, और इसमें जो संयुक्त राष्ट्र महासभा है उसकी ओर से ये किया गया था, उसने इसमें इंडिया को ये अवार्ड दिया है, कंट्रोल संयुक्त राष्ट्र पुरस्कार मिला है इसमें भारत को। ये एक्चुअली हाइपरटेंशन है, जो उच्च रक्तचाप है, ये एक हेल्थ से रिलेटेड पोजीशन है जिसमें क्या है कि उसका ज़्यादा हो जाता है ब्लड सर्कुलेशन वगैरह, और ये जिसको कम नमक वगैरह, रेगुलर डाइट या कोई डॉक्टर के ट्रीटमेंट से इसको कंट्रोल किया जा सकता है। धर्मांतरण करने वाले दलितों के लिए एक आयोग का गठन किया जाएगा, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। केंद्र सरकार ने हिंदू, बौद्ध और सिख धर्म के अलावा अन्य धर्मों में जो परिवर्तित होने वाले अनुसूचित जातियां हैं, SC, ST या फिर जो माइनॉरिटी ट्राइबल्स के जो दलित हैं, उनके लिए एक राष्ट्रीय गठन किया जाएगा आयोग का। देखिए ये बहुत जोर शोरों से चल रहा है, कई सालों से चल रहा है। इसमें क्या है, जो दलित हैं या किसी भी धर्म, जाति, मजहब के लोग हैं, इसमें क्या है, लोगों को लालच दिया जाता होगा या उनको कोई कुछ बताया जाता होगा कि क्या स्पेशलिटी है इस धर्म की, क्या इसमें आने से क्या बेनिफिट होगा, क्या आपकी डिमांड्स पूरी हो जाएंगी। कुछ में तो पहले चर्चा थी, पैसे भी दिए जाते हैं। ये काफ़ी लेवल पे चल रहा है, तो गवर्नमेंट ने अभी इस पर एक कमीशन बनाया है। अब इसमें जो क्वेश्चन पूछा जा सकता है, और देखिए ये ऐसा नहीं है कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने बनाया है, लेकिन ये बहुत सारी इसमें जो याचिकाएं हैं वो अपेक्स कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में लंबित थी, और उसके बाद में ये प्रस्तावित किया है। अब इसमें कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन क्या है, आर्टिकल 341 1950 का, जिसमें हिंदू, सिख और बौद्ध धर्म के अलावा किसी अन्य धर्म से संबंधित व्यक्ति को अनुसूचित जाति के सदस्य के रूप में मान्यता नहीं दी जा सकती है। जो अनुसूचित जनजाति है या अनुसूचित जाति है वो सिर्फ हिंदू, सिख और बौद्ध धर्म में ही है, ऐसा आर्टिकल 341 जो 1951 का एक्ट है उसमें ऐसा है। बाद में मूल आदेश ने केवल हिंदू धर्म से संबंधित अनुसूचित जाति के सदस्यों को ही इसमें वर्गीकृत किया, और बाद में 1956 में इसमें सिख भी शामिल कर लिए थे 1956 में, और 1990 में इसमें अमेंडमेंट करके इसमें बौद्ध शामिल कर लिए थे। ये जो आयोग बनेगा इसमें 3 से 4 मेंबर होंगे, और इसका जो अध्यक्ष होगा वो कोई केंद्रीय कैबिनेट मिनिस्टर होगा, कोई कैबिनेट मिनिस्टर लेवल का होगा। अब इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन पुराना देके पूछा जा सकता है एग्जाम में, वो है रंगनाथ मिश्रा आयोग। ये भारत के वो थे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रहे हुए हैं, पूर्व मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति जस्टिस रंगनाथ मिश्रा। इनकी अध्यक्षता में 2004 में बना था, एक 2004 में बना था। तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि राष्ट्रीय धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यक आयोग की स्थापना 2004 में की थी, और उसके अध्यक्ष कौन थे, रंगनाथ मिश्रा। रंगनाथ मिश्रा आयोग, ये आपको ध्यान में रखना है। इंडिया डिस्क्रिमिनेशन रिपोर्ट 2022 यह भी जारी की है। तो इससे क्वेश्चन आएगा तो क्या पूछा जाएगा कि ये किसने जारी की है। ये एक एनजीओ है और ये ऑक्सफैम है। किसने जारी किया है, ऑक्सफैम ने। ऑक्सफैम इसने रिपोर्ट जारी की है जिसमें बताया है जेंडर इनइक्वलिटी बताई है, महिलाओं की भागीदारी कम है ऐसा बताया है, और इसीलिए अब आपको देखने को मिल रहा होगा ये बढ़ाया जा रहा है इसको। 5 राज्यों की जनजातियों को अनुसूचित जाति में शामिल किया गया है। 5 राज्यों की कौन सी जनजातियां हैं जिनको शामिल किया गया है, ये अभी रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इसको जो मंजूरी दी है। इसमें देखिए यूपी के जो भदोही है
उनकी ये 5 जातियाँ। गोंड है, कर्नाटक में जो है बेटा कुरुबा समुदाय है, छत्तीसगढ़ में जो बिंजिया है, और तमिलनाडु का नारी कुरुवन। ये आपको ध्यान में रखने हैं। गोंड उत्तर प्रदेश, कर्नाटक में जो बेट्टा कुरुबा है समुदाय, छत्तीसगढ़ का बिंजिया और तमिलनाडु का नारी कुरुवन, ये 5 जनजातियों को एसटी में शामिल किया गया है। जापान भारत समुद्री अभ्यास JIMEX 2022 ये शुरू हुआ है। अब इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन पूछा जा सकता है, एक तो ये 2022 में जो हुआ है इसका 6वां संस्करण था, 6th एडिशन था। कहाँ पे हो रहा है ये JIMEX जो हो रहा है ये बे ऑफ बंगाल में हो रहा है, बंगाल की खाड़ी में हो रहा है। ये 2 चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। किबिथु सैन्य चौकी का नाम जनरल विपिन रावत के नाम पे रखा गया है। जनरल विपिन रावत के नाम पे रखा गया है। अब ये कहाँ पे है? ये एक्चुअली LAC है, जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, जो चाइना के साथ वास्तविक नियंत्रण रेखा है, उसमें लोहित वैली है। लोहित रिवर सुना होगा आपने, ब्रह्मपुत्र की ट्रिब्यूटरी है सहायक नदी। तो ये लोहित घाटी के पास में ये एक सैन्य स्टेशन है और एक इम्पोर्टेंट रोड भी है, ये सड़क भी है। और इसका नाम जो पहले CDS थे देश के, जनरल विपिन रावत, उनके नाम पे रखा गया है। ये कहाँ पे है? अरुणाचल प्रदेश में। भारतीय सेना ने पर्वत प्रहार अभ्यास का आयोजन किया है। देखिए हिंदी इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है। आप ये न समझे कि ये सिर्फ हिंदी में ही अवेलेबल है। ये PDF जिन्होंने टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर रखी है उनको मिल जाएगा, और जिन्होंने ज्वाइन नहीं किया है वो ज्वाइन कर लें टेस्ट सीरीज, आपको भी मिल जाएगा। रेगुलर मॉक टेस्ट वगैरह मिल जाएंगे आपको, आपकी एक अच्छी प्रिपरेशन हो जाएगी। आप GS का जो पेपर है उसमें क्वालिफाई कर जाएंगे अगर आप थ्रोली हमारे टेस्ट सीरीज को फॉलो करते हैं। ये अभ्यास है, ये इंडियन आर्मी ने किया है, भारतीय सेना का है। ये पर्वत प्रहार अभ्यास जो एग्जाम में पूछा जाएगा, ये सिर्फ इतना ही पूछा जाएगा कि ये किसका है पर्वत प्रहार अभ्यास, और ये कहाँ पे किया गया है। ये किया है लद्दाख। ये लगभग 20 दिन तक चला है। इसमें जो भारतीय सेना, भारतीय सशस्त्र बल है, उनका है ये। प्रोजेक्ट 17A के तहत तीसरा स्टेल्थ फ्रिगेट तारागिरी लॉन्च किया गया है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है तारागिरी क्या है, प्रोजेक्ट 17A क्या है, ये आपको अवेयर रहना है। जो 17A है इसका तीसरा स्टेल्थ फ्रिगेट, ये अभी रिसेंटली तारागिरी लॉन्च किया है। ये कहाँ पे है? मुंबई में। तारागिरी प्रोजेक्ट 17A के तहत बनने वाला ये तीसरा स्टेल्थ युद्धपोत है। युद्धपोत है ये। अब आपको ये हो रहा होगा कि ये प्रोजेक्ट 17A क्या है। एक्चुअली ये है P-17A, प्रोजेक्ट 17A है। इसके तहत पहले 2 जहाज़ों को 2019 और 2020 में लॉन्च किया था। पहला जहाज़ कहाँ पे था? जो मझगांव डॉक शिपयार्ड लिमिटेड है वहाँ पे, और दूसरा गार्डन रिच जो शिप बिल्डर्स है वहाँ पे, और ये तीसरा अभी यहाँ पे किया गया है तारागिरी मुंबई में। और इसमें जो जितने भी जहाज हैं इनको भारतीय नौसेना का जो डिजाइन निदेशालय वो ही डिजाइन करता है। प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान लॉन्च किया गया है। ये अभी रिसेंटली जो प्रेसिडेंट हैं द्रौपदी मुर्मू, उन्होंने ये अभियान लॉन्च किया है भारत को टीबी मुक्त बनाने के लिए। ये इसका 2nd एडिशन है एक्चुअली, जो अभी प्रेसिडेंट ने ये जारी किया गया है। इसको 2025 तक बढ़ा दिया है। टीबी मुक्त जो है इसको कब तक कर दिया? 2025 तक टारगेट कर दिया है इसका।
2025 तक इसका पहले था, अभी जो 2.0 किया है उसमें 2030 तक कर दिया है इसको। कर्तव्य पथ, ये इसका पूछा जा सकता है आपसे एग्जाम में क्वेश्चन कि पहले था ये राजपथ, जो किंग जॉर्ज फिफ्थ था उसके नाम पे था, अब किंग जॉर्ज जो फिफ्थ है उसका चेंज करके और ये कर्तव्य पथ कर दिया, राजपथ का नाम बदल के। देखिए राजपथ में गणतंत्र दिवस की मेजबानी करता है ये, और जो किंग्स वे था ये उस नाम से जाना जाता था पहले ये। इसको 1911 में कलकत्ता से जब दिल्ली ट्रांसफ़र किया गया था कैपिटल, उस टाइम पे ये बनाया गया था किंग्स वे, अब हो गया कर्तव्य पथ। भारतीय सेना प्रमुख को नेपाल के सेना जनरल का मानक पदक दिया गया है। सो अब इसमें जो आपको ध्यान में रखना है, एक तो अभी ये जो आर्मी चीफ हैं उनको दिया है। आर्मी चीफ कौन है? जनरल मनोज पांडे। इनको ये नेपाल ने दिया है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सेना प्रमुख को ये जो सेना जनरल का मानद पद है ये अभी किस देश ने दिया है? ये नेपाल ने दिया है। पीएम श्री योजना क्या है? पीएम श्री योजना, प्रधानमंत्री ने अभी रिसेंटली देश में, पूरे देश में लगभग 14,500 स्कूलों को पीएम श्री योजना के तहत विकसित और अपग्रेड किया जाएगा। और इस योजना का अभी रिसेंटली लॉन्च किया है जो एजुकेशन मिनिस्टर हैं, केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, उन्होंने। ये आपको ध्यान रखना है। पीएम श्री योजना में क्या है? जो स्कूल हैं उनको विकसित और अपग्रेड किया जाएगा। जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है उसके अकॉर्डिंग इनको विकसित किया जाएगा। इसमें स्मार्ट लैब, क्लासरूम, लाइब्रेरी या स्पोर्ट्स के उपकरण, आर्ट रूम, ये सभी इसमें शामिल होंगे। और इसका पूरा खर्चा कौन उठाएगा? ये जो पीएम श्री है उसका केंद्र सरकार इसका पूरा खर्चा उठाएगी। और इसका जो क्रियान्वयन होगा या इसकी मॉनिटरिंग होगी वो राज्य सरकार करेगी। तेजस मार्क 2 प्रोजेक्ट को मंजूरी दी है। अब ये तेजस मार्क 2 प्रोजेक्ट किससे रिलेटेड है? ये जो 4.5 पीडी की मशीन है ये एक्चुअली इसका 70% इंडिजीनियस होगा, बाकी बाहर का है। इससे जो पूछा जा सकता है वो पूछा जा सकता है आपसे G400 क्या है? G400 है, ये तेजस मार्क 1 में था 404, और अभी है जो G414 है जो मार्क 2 में है। ये टर्म्स याद रखिएगा, G404 और G414। अभी ये इंडियन नेवी का न्यू एनसाइन ये अनावरण किया है, जब अभी रिसेंटली जो विक्रांत के टाइम पे, ये भी ध्यान में रखना है। अब उसमें क्या है, इसमें लेफ्ट साइड में क्या है? लेफ्ट में जो कैप्टन राष्ट्रीय पताका है वो है कंटेन राष्ट्रीय पताका, और जो फ्लाई साइड में सेंटर में एक नेवी ब्लू गोल्ड एक तरीके से अष्टकोण है, ये जो नए ध्वज में है। इसके बारे में आप जरूर पढ़िएगा और अपडेट रहिएगा इससे। भारत के पहले स्वदेश निर्मित एयरक्राफ्ट कैरियर आईएनएस विक्रांत को कमीशन किया, ये भी उससे रिलेटेड ही क्वेश्चन था। ये एग्जैक्ट कब है? तो ये 2 सितंबर आपको ध्यान रखना है, 2 सितंबर 2022। और इसकी लैंडिंग परीक्षण कब शुरू होगा? ये नवंबर 2022, और ये 2023 में पूरी तरीके से चालू हो जाएगा। ये स्वदेशी विमान वाहक पोत है और ये 2 सितंबर को किया गया है इसका
कमीशन किया है इसको। AICTE और एडोबी ने डिजिटल स्केलिंग पर साझेदारी की घोषणा की। AICTE और एडोबी ने, अब आपसे जो क्वेश्चन पूछा जा सकता है एग्जाम में कि जो अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद है, ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन, जिसको हम AICTE बोलते हैं, उसने डिजिटल जो रचनात्मक कौशल है, डिजिटल स्केल उसी को बोलते हैं डिजिटल स्केलिंग, उसमें तेजी लाने के लिए एडोबी के साथ, एडोबी कंपनी है, इसके साथ में एक एग्रीमेंट किया है, साझेदारी की है। इससे क्या होगा कि जो स्टूडेंट्स हैं उनको तैयार करने के लिए रचनात्मक और डिजिटल साक्षरता के पाठ्यक्रम या इसमें विशेषज्ञता या जो शिक्षक हैं उनको भी पाठ्यक्रम में डिजिटल स्केलिंग वगैरह सिखाई जाएगी। इसमें 10,000 उच्च शिक्षा संस्थान और 75,000 से अधिक जो टीचर्स हैं उनको सशक्त किया जाएगा। क्वेश्चन आ सकता है तो AICTE और एडोबी आपको ध्यान में रखना है। AICTE क्या है? ये एक वैधानिक निकाय है और ये राष्ट्रीय स्तर की एक तकनीकी शिक्षा परिषद है जो उच्च शिक्षा विभाग के दायरे में आती है। इसकी स्थापना कब हुई AICTE की? 1945 में। पहले एक एडवाइजरी बॉडी थी, सलाहकार निकाय, और बाद में इसको वैधानिक दर्जा कब मिला है? 1987 में इसको वैधानिक दर्जा मिला है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है AICTE का? न्यू दिल्ली में। और अभी इसके अध्यक्ष कौन है AICTE के? ये हैं अनिल सहस्त्रबुद्धे, प्रोफेसर अनिल सहस्त्रबुद्धे, ये इसके अभी हैं। CAPF ई आवास पोर्टल, CAPF ई आवास पोर्टल क्या है? ये अभी रिसेंटली जो CAPF कर्मी हैं उनको एक नया ऑनलाइन पोर्टल ई आवास लॉन्च किया है CAPF के लिए। जो असम राइफल्स के अलावा जो CAPF में BSF है या CRPF है या CISF है या जो भारत तिब्बत सीमा पुलिस ITBP है या जो SSB है सशस्त्र सीमा बल, वो सभी इसमें शामिल है। और इसमें क्या होगा कि जो भी इसमें पात्र हैं, एलिजिबल हैं, वो जो घर है, आवास, वो ढूंढ सकेंगे। और इसमें ऑनलाइन पंजीकरण करके आवंटन कर दिया जाएगा। जैसे गवर्नमेंट का चलता है आवास योजना, वैसे ही अब ये CAPF के लिए भी किया है। इसको अभी रिसेंटली लॉन्च किया है। जो होम मिनिस्टर हैं अमित शाह जी, उन्होंने इसको लॉन्च किया है। तो ये आपको ध्यान रखना है। ई आवास पोर्टल CAPF के लिए अभी रिसेंटली लॉन्च किया है ये। और इसमें लगभग 10 लाख लोगों को कार्ड भी वगैरह भी दिए जाएंगे ये। ठीक है, अब आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसका पार्ट 2 देखते हैं, कोशिश करेंगे, या फिर आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन करते हैं तो आपको मिल जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। थैंक यू वेरी मच।